आज हमारी बात होनी है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। किस पे बात होनी है? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है। उससे पहले जो कल के वीडियो में हमने बात किया था फोटो फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन मतलब हमने बताया था एटीपी का बनना। फोटो मतलब क्या उसमें जोड़ा था, अगर लाइट की प्रेजेंस में बन रहा हो तो उसे बोलेंगे फोटो फास्फोराइलेशन। उसको एक बार रिवाइज करेंगे हम ये केमी ऑस्मोटिक पढ़ने से पहले। तो हमने बोला था फोटो फास्फोराइलेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है भैया? दो टाइप का। एक होता है नॉन साइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। एक होता है नॉन साइक्लिक, एक होता है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक जो कहां चलता था? ग्रेना के थैलेकॉइड में। और साइक्लिक कहां चल रहा था? स्ट्रोमा लैमेले में। अब बात करते हैं ये जो नॉन साइक्लिक होता है इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पीएस सेकंड से हमने क्या किया था? फोटो सिस्टम सेकंड से हमने क्या किया था? स्टार्ट किया था। हमने बताया था ये लाइट पाएगा, यहां से क्या होगा? यहां से क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। और उसके बाद फिर कहां जाएगा? ये प्लास्टो क्यूनॉन के पास जाएगा। प्लास्टो क्यूनॉन के बाद कहां हमने बताया था? साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6 अलग होता है, F साइटोक्रोम F अलग होता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में दोनों एक ही दिया। चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद हमने बताया था यही फॉर्मेशन हुआ था। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके दौरान एनर्जी रिलीज हुई थी और साइटोक्रोम पे इतना सफिशिएंट एनर्जी रिलीज हुआ कि हमने उस एनर्जी का यूज करके एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बना दिया? एटीपी बना दिया। उसके बाद हमने बताया था, फिर नीचे जाएंगे तो क्या था? प्लास्टोसाइनिन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर था और ये प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है ये किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब साइमल्टेनियसली इस पर भी लाइट गिरा था। उसके बाद यहां से भी दो इलेक्ट्रॉन निकला था। उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया था। उसके बाद बताया था हमने FeS मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद FD फेरेडॉक्सिन। उसके बाद कहां गया था? फ्लेवोप्रोटीन फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास गया था। यहां पर NADP प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया था? NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो गया था। ये था पूरा नॉन साइक्लिक। क्या था भैया? नॉन साइक्लिक था। चलो अब हमने बताया था साइक्लिक में क्या हुआ था, यही हमने बोला था। इसी अब देखो ये एटीपी बना है। ये एटीपी कैसे बना है? ऐसे हवा में बन गया? नहीं। ये एटीपी कैसे बना है आज उसी को समझेंगे। अच्छा साइक्लिक में क्या कर दें हम? साइक्लिक में क्या नहीं है? साइक्लिक में पीएस सेकंड नहीं होता है, तो पीएस सेकंड हमने क्या कर दिया? मिटा दिया भैया। अब पीएस सेकंड नहीं होता है और NADP रिडक्टेज नहीं होता है। NADP रिडक्टेज नहीं होगा तो NADP साइक्लिक में नहीं बन पाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन हमने क्या बताया था? गया पीएस फर्स्ट से कहां गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। उसके बाद कह दो FeS के पास गया। FeS को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मान लिया जाता है। उसके बाद FD के पास गया। अब नीचे उतरने लायक जगह ही नहीं थी तो इसको हम इधर से बना देते हैं। देखो FeS के पास गया, FD के पास गया। उसके बाद इसे जाना था NADP रिडक्टेज के पास, लेकिन वो तो है ही नहीं तो प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाता है। उसके बाद साइटोक्रोम B6। उसके बाद ये देखो ये है साइक्लिक, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहीं पर पहुंच गया। लेकिन नॉन साइक्लिक जेड स्कीम में क्या हुआ था? जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था वहां नहीं पहुंचा था। तो हमें मतलब होगा आज हमें यहां भी एटीपी बन रहा है। आखिर में ये एटीपी कैसे बन रहा है? आओ देखते हैं एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एक्चुअली एटीपी कैसे बन रहा है, इसको समझाने के लिए एक हाइपोथेसिस आता है। उसी हाइपोथेसिस का नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या नाम है? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो देखना हम लिखने जा रहे हैं यहां पर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इतनी बात एकदम क्लियर है। देखो ये प्रपोज करने वाला इस हाइपोथेसिस का प्रस्ताव रखने वाला साइंटिस्ट का नाम था। नहीं तो कहेंगे सर किसको प्रपोज कर दिया? प्रपोज मतलब होता अपना प्रस्ताव रखना। तो एक साइंटिस्ट था जिसने अपना प्रपोजल दिया था। उसका नाम था मिचेल। क्या नाम था? मिचेल नाम था, पीटर मिचेल नाम था। तो इसको दिमाग में रख लेना। अच्छा ये हाइपोथेसिस किसने दिया था भैया? पीटर मिचेल नामक एक साइंटिस्ट ने अच्छा प्रपोजल रखा था। उसके बाद ये हाइपोथेसिस केमी ऑस्मोटिक
कीमो नहीं होता है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो होता है क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, ये हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करेगा हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज्ड, आखिर में जो एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, हमने बोला साइटोक्रोम B6 उसके बाद F एटीपी बना दिया, आखिर में कैसे बनाया एटीपी, इसी को हम यहां पर समझेंगे। तो ये क्या एक्सप्लेन करेगा, हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड, कैसे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, कैसे एटीपी बन रहा है। उसके पहले हम एक वर्ड यहां लिख रहे हैं केमी ऑस्मोसिस, क्या लिख रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है केमी ऑस्मोसिस। देखो भैया, केमी मतलब होता है केमिकल, ऑस्मोसिस एक टाइप का क्या है, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, पूरा डिटेल में बताया ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में। किसी भी चीज का अपने ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना, वो भी एक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पार, उसे क्या बोलते हैं, किसी सॉल्वेंट का, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो यहां क्या लिखा है, केमी ऑस्मोसिस, मतलब यहां पर किसी ना किसी केमिकल का क्या हो रहा होगा, मूवमेंट हो रहा होगा। तो देखना, इसको लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ आयन, यहां पर आयन का मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, आयन का मूवमेंट हो रहा है, आयन। और किस आयन का मूवमेंट कराएंगे, H+, अभी बताएंगे H+ का ही क्यों कराएं, समझ रहे हो ना। मूवमेंट ऑफ आयन across the मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पार किसी चीज का मूवमेंट, अच्छा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इतनी बात एकदम क्लियर है, लो कॉन्सेंट्रेशन, किसी चीज का अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना, वो भी क्या होना चाहिए भैया, वो भी क्या होना चाहिए, बीच में मेम्ब्रेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेम्ब्रेन। तो उसे क्या बोलेंगे, केमी ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोटिक का क्या मतलब है, अरे भैया जब यहां H+ जाएगा तो यहां का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं, H+ जा रहा है तो ये सोल्यूट की तरह काम करेगा, तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो अब देखना, तो देखना केमी ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर तुमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ा होगा तो वहां लिखा होगा किसी भी मूवमेंट के लिए अगर तुम्हें मूवमेंट कराना है, ऑस्मोसिस कराना है, उसके लिए चाहिए होगा ग्रेडियंट। क्या चाहिए होगा, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो हम कह रहे हैं एक तरफ 10 ml पानी है, एक तरफ 2 ml पानी है, एक चैम्बर ये हो गया। दूसरा चैम्बर हमने बना दिया, एक तरफ 10 ml पानी है, एक तरफ 9 ml पानी है। तीसरा चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर बनाया, एक तरफ 10 ml पानी है और दूसरी तरफ भी 10 ml पानी है। हम तुमसे पूछ रहे हैं ऑस्मोसिस किसमें ज्यादा होगा, ऑस्मोसिस किसमें ज्यादा होगा, तो तुम सोच के बता दोगे, ऐसे मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता, ऑस्मोसिस तुम्हें पता भी नहीं है, तब भी सोच के बता दोगे इधर पानी ज्यादा है और इधर पानी कम है, तो पानी ज्यादा से कम की तरफ आएगा। लेकिन यहां भी है, यहां 10 ml है, यहां 9 ml, यहां भी डिफ्यूजन होगा, लेकिन यहां कोई ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस जो होता है एक टाइप का डिफ्यूजन होता है। यहां भी जो होता है, यहां डिफ्यूजन, नेट डिफ्यूजन 10 ml इधर भी है और 10 ml इधर भी है, तो नेट डिफ्यूजन यहां पर नहीं होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। लेकिन अब तुमसे कह दे ये है A, ये है B, बताओ किसमें डिफ्यूजन तेजी से होगा, तो तुम कहोगे डिफ्यूजन तेजी से इसमें होगा, A वाले में, B वाले में उतना तेजी से डिफ्यूजन नहीं होगा। अगर पूछा जाएगा क्यों, तो तुम्हारा रीजन रहेगा यहां पानी ज्यादा, यहां बहुत कम, और यहां पानी ज्यादा उससे थोड़ा कम यहां पर है, तो डिफ्यूजन तो दोनों में होगा, लेकिन तेजी से डिफ्यूजन यहां होगा। तेजी से डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेडियंट ज्यादा है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 8 ml का डिफरेंस आ रहा है। यहां कितने का ग्रेडियंट आ रहा है, 1 ml का ग्रेडियंट आ रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर है, इससे ज्यादा बता भी नहीं पाएंगे हम।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल बताया है हमने ऑस्मोसिस में, तो इतनी बात एकदम क्लियर है। कुल मिला जुला के डिटेल तो बता नहीं पाएंगे यहां पर। तो कहने का मतलब है यहां पर हमें यह समझना होगा कि ऑस्मोसिस अगर कराना है, किसी चीज का ट्रांसपोर्ट कराना है, तो वहां क्या चाहिए होगा, ग्रेडियंट। क्या चाहिए होगा, ग्रेडियंट। और यहां किसका हम ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, प्रोटॉन का। किसका करा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन का, प्रोटॉन का करा रहे हैं ट्रांसपोर्ट। तो यहां प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यही हम पानी की जगह हम ग्रेडियंट ले लें, ग्रेडियंट कह रहे हैं, पानी की जगह क्या ले लें हम, हाइड्रोजन ले लें। हम कहेंगे भैया हाइड्रोजन यहां है मान लो 10x है, और यहां पर 2x है, यहां पर 10x 9x 10x। बताओ हाइड्रोजन का मूवमेंट कहां ज्यादा होगा, तो तुम्हारा सीधा आंसर रहेगा कहां, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहां पर क्या है, ग्रेडियंट क्या है, ज्यादा है। तो अब हमारी एनसीईआरटी लिखती है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोसिस अगर हमें कराना है तो हमें बताओ सबसे पहले एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं जरूरत पड़ेगी। तो ये बताता है इसके लिए रिक्वायर्ड क्या क्या रिक्वायरमेंट है। चलो देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। चलो भैया एक मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें हाइड्रोजन को अंदर लाना है, हाइड्रोजन क्या है, अब लिपिड हाइड्रोजन को अंदर आने नहीं देगा। अरे भैया लिपिड क्या है, लिपिड जो है वाटर इनसॉल्युबल चीज को अंदर, वाटर सॉल्युबल चीज को अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड का बना है, मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड का बना है। तो इसके लिए कोई ना कोई चाहिए जुगाड़। क्या चाहिए, जुगाड़ चाहिए। वो जुगाड़ हम जानते हैं क्या होता है, ये वो जुगाड़ क्या होता है, वो जुगाड़ होता है या तो पंप या तो चैनल। तो दूसरा हमें क्या चाहिए, इसको अंदर या बाहर करने के लिए हमें चाहिए क्या, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन को जो पंप का, प्रोटॉन को जो अंदर बाहर कर सके, प्रोटॉन पंप भी चाहिए एंड प्रोटॉन चैनल भी चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटॉन चैनल। पंप चैनल में अंतर होता है, अभी जब आएगा तब बताएंगे। उसके बाद क्या बनाना, हमें एटीपी बनाना है। क्या बनाना है, एटीपी पढ़ना है कैसे बनता है। तो एटीपी बनाने वाला एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एटीपी सिंथेज, या बोल दो सिंथेटेज, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है सिंथेज, तो हम कह रहे हैं एटीपी सिंथेज चाहिए। ये सब हमारे पास है। देखो मेम्ब्रेन में हमें क्या मिल जाएगा, एक मेम्ब्रेन हमें मिल गया है, और इसमें क्या मिल जाएगा, पंप मिल जाएगा, और इसी मेम्ब्रेन में धंसा हुआ चैनल और पंप मिल जाएगा। चलो ठीक है। उसके बाद एटीपी सिंथेटेज भी यहां मिल जाएगा, एटीपी सिंथेज भी यहां मिल जाएगा। हमें डेवलप क्या करना है, हमें बनाना क्या है, हमें खुद से क्या बनाना है, ये तीनों तो पहले से प्रेजेंट है। हमें बनाना है प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बनाना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अच्छा प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों बनाना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जो हमें बनाना है, वो है प्रोटॉन। भैया ये हमारे पास है, मेम्ब्रेन है, चैनल ये भी है, ये भी है, बनाना हमें डेवलप क्या करना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करना है। क्यों आखिर में हम फोकस कर रहे हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करना है। क्या है प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो जाएगा, यहां अगर प्रोटॉन ज्यादा यहां कम तो ग्रेडियंट बन जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ये प्रोटॉन अंदर से बाहर आ जाएगा, उससे क्या होगा, सब बात करेंगे, आराम आराम से बात करेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया। चलो हम इसको मिटाने जा रहे हैं, उसके बाद अब टॉपिक पे आते हैं। हमने बोला केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसका जो होता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो होता है, कौन दिया था भाई, मिचेल ने। उसके बाद जो होता है इसको एक्सप्लेन जो होता है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है ये हाइपोथेसिस, ये बताना चाह रहा है कि आखिर में एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है। उसके बाद बताओ केमी ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कहां से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा केमी ऑस्मो, अच्छा इस यहां पर आयन किस आयन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है इस केमी ऑस्मोटिक के लिए, रिक्वायरमेंट क्या है, एक मेम्ब्रेन चाहिए जो पहले से प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेटेज चाहिए जो पहले से प्रेजेंट है, प्रोटॉन पंप और चैनल चाहिए जो मेम्ब्रेन में पहले से प्रेजेंट है। हमें बनाना क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्यों बनाना है ये बात की बात है। अभी इतनी बात एकदम समझ में आ गई। चलो अब हमने बताया था कि ये जो एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं।
क्योंकि रेस्पिरेशन में भी सिंथेसिस होता है, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ रहे हैं, तो ये किस में हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट का हम जा रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने। क्या बनाने जा रहे हैं भैया? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाने। हमें, हमारा टारगेट क्या है? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, तो हमारा टारगेट है हमें एटीपी को बनाना, कैसे बनता है वो सीखना है। तो चलो, एक सेल हमने बनाया, मीजोफिल सेल। कौन सा सेल बनाया भैया? मीजोफिल सेल। अच्छा, मीजोफिल सेल में भैया क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा? हम बड़ा सा बना दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही बना दे रहे हैं। होगा तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारा टारगेट क्या है भाई? जो टारगेट है वो समझना चाह रहे हैं। न्यूक्लियस भी होगा, वैक्यूल भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, लेकिन हम नहीं, सीधा एक क्लोरोप्लास्ट बना दिए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने बताया था क्या होता है? थाइलाकॉइड होता है। ये बोला था कि नहीं? इन दोनों मेम्ब्रेन को जोड़ने वाला कौन होता है? स्ट्रोमा लैमली होता है। क्या होता है? स्ट्रोमा लैमली। अब चलो, हमें सिर्फ एक थाइलाकॉइड से मतलब है। किससे मतलब भैया? एक थाइलाकॉइड से मतलब है। तो देखो, एक थाइलाकॉइड को अगर हम बनाएं तो हम कुछ ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो, अगर हम बात करें तो हमने बोला था ये थाइलाकॉइड है, एक थाइलाकॉइड है, समझना बात को। इसके अंदर का जो स्पेस है इसे ल्यूमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ल्यूमेन। अच्छा, इसके बाहर क्या होगा? पूरा स्ट्रोमा बोला था कि नहीं बोला था हमने? स्ट्रोमा। क्या होता है? स्ट्रोमा। अगर इसी को हम थोड़ा सा जूम करके दिखाएं और मीजोफिल सेल क्या कर दें? हटा दें। मीजोफिल सेल क्या कर दें भैया? हटा दें। तो देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे सामने। देखो, यहां हम बना दे रहे हैं, ये दिख रहा है ना इतना? हाँ, चलो इधर देखना। अब ये जो होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होता है, इसको हम थाइलाकॉइड बना दे रहे हैं, एक थाइलाकॉइड बना रहे हैं। हमें समझाना है तो हम बड़ा सा बना दे रहे हैं। ये एक दीवार है भैया, समझो, ये एक दीवार है। एक सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, एक दीवार है ये। देखना, जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, लेकिन ये एक दीवार का दो मेम्ब्रेन है, आउटर वाला और इनर वाला। समझ लो ना? आउटर कहने का दो मेम्ब्रेन नहीं, एक दीवार है, इसका ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस। अरे भैया, ये दीवार है, इसका ये इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, बस दो दीवार है। मतलब ये दो ऐसे नहीं, ऐसे है। चलो, ये क्या है? इसका आउटर साइड। अच्छा, एक बात बताओ, ये इसी स्ट्रक्चर को हमने यहां क्या कर दिया? जूम कर दिया है, इसी स्ट्रक्चर को। इसके बाहर बताओ, जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे कि नहीं? तो ये बाहर वाला क्या है? लाल से दिखा रहे हैं, स्ट्रोमा है। चलो, ये है स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है चारों तरफ। और ये क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। हमने बोला था ये जो पिगमेंट होता है वो कहां पाया जाता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? बिल्कुल पाया जाता है। तो अगर पिगमेंट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है तो भैया फोटो से वो पूरी रिएक्शन कहां चलेगी? अगर ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जा रहा तो लाइट का एब्जॉर्प्शन कहां होगा? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होगा। तो लाइट रिएक्शन इसीलिए कहां चली थी? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में चली थी। चलो देखते हैं हम अब सेम जो हम यार ये समझ गए ना, ये अंदर वाला क्या होगा पहले ये बताओ? ये ल्यूमेन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ल्यूमेन। ये है आउटर साइड। ये क्या है? आउटर साइड। आउटर साइड। आउटर साइड को आउटर साइड ना लिख के हमारी एनसीईआरटी में लिख सकता है स्ट्रोमा साइड। ऐसा साइड जो स्ट्रोमा की तरफ हो, तो इससे स्ट्रोमा साइड भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये इनर वाला क्या है? ये है इनर साइड। इसे इनर साइड ना लिख सकते, बोल सकते हैं ल्यूमेन की तरफ वाला, ल्यूमेन साइड। ये स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, ये वाला ल्यूमेन के कांटेक्ट में है। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो, अब हमने बताया था कि, चलो एक एक करके लिख रहे हैं। हमने बताया था यहां क्या चलता है भैया? पीएस सेकंड पहले चलेगा कि पीएस फर्स्ट पहले चलेगा? पीएस सेकंड। तो चलो हम पीएस सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ये है पीएस सेकंड।
पीएस फोटो सिस्टम सेकंड में क्या आएगा, उसका क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर होगा जो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद वो अपना वो जो है, यहां दिख रहा है कि नहीं, चल दिख रहा है, समझने की कोशिश करना। अच्छा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, प्लास्टोक्विनोन को देगा। किसको देगा, प्लास्टोक्विनोन को देगा। और ये जो होता है इसको मिटा दें, चलो यहां लिख दे रहे हैं। प्लास्टोक्विनोन जो होता है, ये जो होता है ये हाइड्रोजन कैरियर होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन को कैरी करने वाला हाइड्रोजन कैरियर होता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होता। हाइड्रोजन कैरियर कहने का मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन कैरियर। देखना, अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब स्ट्रोमा में जो होता है H+ पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, हाइड्रोजन पाया जाता है। चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन पाया जा रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर है, चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन पाया जा रहा है। अब ये जो होता है, मैं 1 मिनट रुकना, इस डायग्राम को थोड़ा इधर बनाता हूं तब समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। 1 मिनट रुकना, चलो 1 मिनट। अगर चलो इसको पतला हम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हमें यहां से स्पेस मिल जाए। ये समझ जाना कुछ ऐसा ही हुआ है, हम इसको थोड़ा सा और पतला कर दे रहे हैं। बस तुम समझ जाओ, बस इतना ही बहुत है। इसको हम पतला कर दिए, ऐसा नहीं है ऐसा होता है, हमने बना दिया ताकि हमारा थोड़ा स्पेस बचा रह जाए, क्योंकि हमें लिखवाना भी है इधर। तो अब देखो प्लास्टोक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को भैया एक्सेप्ट किया। तो इसके पास देखो प्लास्टोक्विनोन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये बाहर से जानते हो, बाहर से खींचेगा 2 हाइड्रोजन। क्या खींचेगा, 2 हाइड्रोजन। जैसे मान लो इसको हमने जूम करके यहां बना दिया, उसको काट कर हमने यहां बना दिया, यहां समझना, अभी वहां लिख देंगे। जैसे हमने बोला ये है पूरा PS फर्स्ट, PS सेकंड। PS सेकंड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला और किसके गया, प्राइमरी एक्सेप्टर जो कि आउटसाइड प्रेजेंट है, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां दे दिया, किसको दिया, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन कैरियर होता है। तो इसके पास आया 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आया भैया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। अब बाहर हमने बोला हाइड्रोजन होता है, बाहर स्ट्रोमा है, तो यहां क्या होगा, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। इसने बाहर से 2 हाइड्रोजन खींचा, 2 हाइड्रोजन खींचा। अब 2 इलेक्ट्रॉन में 2 हाइड्रोजन मतलब 2 प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन नहीं प्रोटॉन बोलो तो जैसा ही रहेगा। 2 प्रोटॉन बाहर से खींचा। अब 2 प्रोटॉन अगर 2 इलेक्ट्रॉन में जोड़ दो तो ये हो गया प्लास्टोक्विनोन H2। ये हो गया कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखो PQH2। अब देखो इस प्लास्टोक्विनोन के बाद ये कहां गया था, प्लास्टोक्विनोन के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा। कहां जाएगा, B6F के पास। और साइटोक्रोम B6F जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इसके पास गया हाइड्रोजन पूरा, H2 गया। तो ये कहा भैया ऐसा है ना, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेंगे, हम प्रोटॉन को नहीं लेंगे। तो उसने यहां से क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन अपना चुरा लिया और 2 हाइड्रोजन जो इसके पास गया था वो कहा भैया आओ, यहां लगा होता है ये क्या होता है, इसको क्या कर दिया, पंप कर दिया। किसमें, ल्यूमेन में। कहां से, स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन को पंप कर दिया, किसमें, ल्यूमेन में। कौन, साइटोक्रोम B6F। और 2 इलेक्ट्रॉन अभी लिया हुआ है, हाइड्रोजन गया,
2 इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया और हाइड्रोजन को कहां पंप कर दिया, 2 हाइड्रोजन यहां चला आया। इतनी बात एकदम क्लियर है? अरे बोलो यार, 2 हाइड्रोजन यहां चला गया। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन। कहां जाएगा भैया, प्लास्टोसाइनिन, यहां भी बना दे रहे हैं, प्लास्टोसाइनिन के पास गया। अब तुमसे एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन तुमसे पूछ सकता है कि ये बताओ प्लास्टोसाइनिन स्ट्रोमा साइड पाया जा रहा है कि ल्यूमेन साइड पाया जा रहा है। एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं लिखा है। ये कहां पाया जा रहा है प्लास्टोसाइनिन, ल्यूमेन साइड पाया जा रहा है। देखो नीचे की तरफ दिखाया एनसीईआरटी में, समझ रहे हो ना, तो ल्यूमेन साइड पाया जाता है। ये वहां से क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हो ना, और अच्छा क्वेश्चन होगा क्योंकि कंटेंट में नहीं दिया है। उस 2 इलेक्ट्रॉन भैया ये कैरी किया, उसके बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, पीएस फर्स्ट को। किसको दे देगा भैया, पीएस फर्स्ट को। अब पीएस फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन गया, देखो कहां गया, पीएस फर्स्ट के पास। इस पे भी गिरेगा लाइट, क्या गिरेगा, लाइट गिरेगा। लाइट गिरेगा तो पीएस फर्स्ट से क्या निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, और 2 इलेक्ट्रॉन हम लिख दे रहे हैं फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, FeS आयरन सल्फर प्रोटीन, उसके बाद फेरेडॉक्सिन, उसके बाद हम सीधे फेरेडॉक्सिन लिख दे रहे हैं, FNR हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा FNR फ्लेवोप्रोटीन NADP रिडक्टेज। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा भैया, यहां पर NADP प्लस में क्या जुड़ जाएगा, NADP प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, हमने पहले ही बोल दिया था। अब यहां से क्या बन जाएगा, NADP। डिटेल ये नहीं बताएंगे, पूरी साइकिल हमने नॉन साइक्लिक जो यहां ये कर रहे हैं पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो में। H प्लस बन गया, इतनी बात। अच्छा H प्लस बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया उसके बाद हाइड्रोजन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अब देखना, इतनी बात एकदम क्लियर है। सर ऐसा क्या समझा दी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये तो पिछला वाला कल वाला है, ये मेम्ब्रेन में बस चलवा दिए, उसमें क्या है। हमने बोला चलो अगर हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना। क्या अभी इनिशियल टारगेट, वैसे तो फाइनल टारगेट है एटीपी बनाना, लेकिन सबसे ऐसे छोटे छोटे टारगेट में बांटेंगे तो हम ऐसे स्टेप पे बात करेंगे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट कर सके। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से समझ नहीं आया हमें कहां प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, तो हम पहले समझाएंगे तभी तो समझ में आएगा। चलो यहां हम वो प्रोसेस लिख दे रहे हैं, FD फेरेडॉक्सिन, FNR ये किसको कन्वर्ट, NADP प्लस को कन्वर्ट कर देगा NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट कर देगा। चलो इतनी बात एकदम क्लियर है। ये पूरा मेम्ब्रेन है कि नहीं है, मेम्ब्रेन है पूरा, एकदम पूरा मेम्ब्रेन है। अब हम तुमसे पूछें प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर हमें बनाना है तो उसके स्टेप अगर हम तुमसे पूछ लें, पहला स्टेप बताओ, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो तुम क्या कहोगे, लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन निकला, ये पहला स्टेप नहीं है। सोचो पहला स्टेप क्या होगा अगर तुम्हें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है तो पहला स्टेप क्या होगा। अच्छा प्रोटॉन ग्रेडियंट देखो, पहला स्टेप होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये 2H प्लस अंदर आया कि नहीं आया, तो 2H प्लस बाहर क्या हुई, कमी, बाहर क्या हुआ 2H प्लस का, भैया देखो ग्रेडियंट बना दे रहे हैं, ग्रेडियंट बना दे रहे हैं, 1 मिनट रुकना। भाई कौन चौके, 1 मिनट रुकना भैया। चलो हमने बोला प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनेगा, पहले ये समझो। प्रोटॉन ग्रेडियंट 2H प्लस अंदर आया तो 2H प्लस बाहर घटा, फिर एक बार साइकिल चलेगा, फिर 2H प्लस अंदर आएगा, फिर 2H प्लस अंदर बाहर, मतलब अंदर आया तो इसको बढ़ा रहे हैं, और 2H प्लस यहां घटा, फिर एक बार साइकिल चला, 2H प्लस बाहर आया, 2H प्लस अंदर आया और 2H प्लस बाहर घटा। देखो बाहर मतलब ये पूरा है, ये पूरा बाहर है और ये पूरा अंदर है, समझ रहे हो ना। तो देखो भैया बाहर प्रोटॉन घट रहा है, बाहर 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 बाहर,
मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटॉन घट रहा है और अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है, अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है और बाहर घट रहा है। तो यहां प्रोटॉन ज्यादा, इसके बाहर प्रोटॉन, अब कहेंगे सर इसके बाहर का यहां हाथ ले जाओ, अरे भैया ये पूरा लिक्विड ही तो है, यहां प्रोटॉन क्या हुआ, घटा। तो एक दोनों के बीच में डिफरेंस बना कि नहीं बना, दोनों के बीच में डिफरेंस बना कि नहीं, यहां हाइड्रोजन ज्यादा और बाहर हाइड्रोजन कम, तो यहां ज्यादा यहां कम, दोनों के बीच में बना डिफरेंस। अच्छा ज्यादा कम नहीं समझ में आया, मान लो यहां 10x है और बाहर हो गया 2x, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो यहां ज्यादा और यहां कम। अब देखो हमने एक बात तुमसे बताया था, हमने हाँ बोला पहला स्टेप क्या है, देखो भैया ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये इसको दे देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और ये इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए होगा वाटर स्प्लिटिंग, क्या होगा, वाटर स्प्लिटिंग। और यहां हमने बोला था वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहां पाया जाता है, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पे क्या पाया जाता है, वाटर कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो किसको तोड़ेगा, वाटर को तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा, वाटर को तोड़ेगा। अच्छा वाटर टूटा, H2O टूटा, तो क्या 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 निकला, देखो 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन और नेसेंट ऑक्सीजन, 2 H2O टूटेगा तो ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा PS सेकेंड। अब हम पूरी साइकिल को एक बार रिपीट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिला फोटो सिस्टम सेकेंड। अब उसके बाद वो गया प्लास्टोक्यूनन के पास, प्लास्टोक्यूनन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन पाते ही बाहर से स्ट्रोमा से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन खींचा और 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना दिए, PqH2 हाइड्रोजन बना दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां साइटोक्रोम B6F के पास चला गया और बचा हुआ 2 प्रोटॉन, साइटोक्रोम B6 का नाम तुम्हें नहीं लेंगे भैया, हम प्रोटॉन कैरियर नहीं इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। ये पंप कर दिया किसमें, किसमें पंप कर दिया भैया, किसमें कर दिया, ल्यूमेन में। कहां से, स्ट्रोमा से ल्यूमेन, स्ट्रोमा से ल्यूमेन, स्ट्रोमा से ल्यूमेन, बार बार ये पंपिंग हो रहा है। अगर बार बार पंपिंग हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है, यहां पर प्रोटॉन कम हो रहा है। देखो प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है यहां पर कम, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का भी एक कारण हमने बताया, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक और कारण है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने का। हमने बोला कि ये जो होता है उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद PS फर्स्ट में जाएगा, उसके बाद FD फेरेडॉक्सिन FNR के पास चला जाएगा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज हो जाएगा कि किस क्या बनाने में, NADPH बनाने में। तो यहां पर H, यहां पर क्या होगा, फिर 2H प्लस लगा, फिर 2H प्लस लगा, इतनी बात एकदम क्लियर है भैया, फिर 2H प्लस लगा, मतलब यहां भी हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, हाइड्रोजन का यूज हो रहा है कि नहीं, अरे यार यहां 1 इलेक्ट्रॉन गया तो P हो गया, एक अभी 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, NADPH। इतनी बात एकदम क्लियर। चलें एक बात और बोल रहे हैं, कितने रीजन हमने बताया प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन के ग्रेडियंट के, एक इधर हाइड्रोजन ज्यादा और ATP अभी नहीं बताया कैसे बना है, अभी रुको, पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाओ फिर बताएंगे ATP कैसे बनेगा, ATP 2 चुटकी में बन जाएगा। ये H प्लस यहां ज्यादा और यहां कम, रीजन क्या है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, ल्यूमेन में आ रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर है, अरे बोलो। और दूसरा रीजन हमसे सुन लो, पहला रीजन तो H प्लस अंदर आ रहा है, इधर देखो H प्लस बाहर से अंदर आ रहा है, और दूसरा देखो H प्लस बढ़ने का तरीका, जितनी बार H2O टूटेगा उतनी बार 2 हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं, और ये 2 हाइड्रोजन कहीं नहीं जा रहा है, यहां ल्यूमेन में ही है ना। तो देखो 2 तरीके से हाइड्रोजन ल्यूमेन में बढ़ रहा है, 2 तरीके से, बहुत फाइनल बात, 2 तरीके से हाइड्रोजन ल्यूमेन में बढ़ रहा है। पहला तरीका बाहर से प्रोटॉन अंदर आ रहा है, दूसरा तरीका वाटर टूट रहा है तो हाइड्रोजन बन रहा है, और लगातार हाइड्रोजन बन रहा है, लगातार बाहर से प्रोटॉन अंदर आ रहा है, इधर हाइड्रोजन बन रहा है। तो बताओ हाइड्रोजन बाहर अंदर ल्यूमेन में ज्यादा या कम,
दो तरीके हमने बताए, कौन कौन से? एक तो स्ट्रोमा से ल्यूमेन में हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पंप हो रहा है, पंपिंग हो रहा है, और दूसरा वाटर टूट रहा है अंदर, वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है अंदर। दो तरीके अंदर ल्यूमेन में हाइड्रोजन ज्यादा होने के। अब दो तरीके हैं स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम होने के। पहला तरीका हम बताएं, ये सब ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसमें? ल्यूमेन में। तो यहां क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्या हो रहा है भैया? प्रोटॉन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाइड्रोजन मतलब यार प्रोटॉन समझना, प्रोटॉन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये देखो, NADPH बनाने में हाइड्रोजन लग रहा है, प्रोटॉन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो प्रोटॉन यहां लग रहा है। तो दो तरीके हैं, तो यहां से भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक प्रोटॉन दो प्रोटॉन ऐसे लगा तो कम हो रहा है कि नहीं? दो तरीके, एक तरीका ये ट्रांसपोर्ट होकर अंदर चला जा रहा है तो बाहर कम, दूसरा तरीका ये जो बाहर H+ है वो NADPH बनाने में यूज हो जा रहा है। तो दो तरीके हैं, बताओ। स्ट्रोमा में प्रोटॉन घटने के दो तरीके, पहला प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट अंदर की तरफ हो रहा, दूसरा NADPH बनाने में यूज हो रहा है। ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ने के दो तरीके, बताओ। एक तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंदर से बाहर से अंदर आ रहा है, और दूसरा वाटर स्प्लिटिंग हो रही है। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो मैं इसको मिटाना चाहूंगा, उसके बाद आप कंटेंट पे बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा। बताओ, ये जो होता है प्लास्टोक्यूनन जो होता है हाइड्रोजन कैरियर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या खींचेगा? दो हाइड्रोजन बाहर से खींच लेगा। उसके बाद हमने बताया कि वो क्या करेगा, अब साइटोक्रोम B6F के पास गया तो वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया? कहा भैया हाइड्रोजन मतलब यार प्रोटॉन, 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 हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन मानना। अभी समझ रहे हो ना? पता नहीं दिमाग कहां है, इधर देखना। तो कहने का मतलब ये है, अब वो प्लास्टोसाइनिन को दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब वो दो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? वो दो इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास? FD के पास। उसके बाद FNR के पास गया, उसके बाद वो NAD+ को किसमें रेड्यूस कर दिया? रिडक्शन हो गया किसमें? NADPH में। अब हम तुमसे कह दें, अगर तुमसे पूछ ले, 3 स्टेप हमारी NCERT में लिखा है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। देखो अभी हमने ये नहीं कहा ATP कैसे बनेगा, पहला हमारा टारगेट ये था समझना कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनेगा। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट समझ गए, उसको लिख भी लें, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना होता है कि समझ लो बस हो गया। 3 स्टेप है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के। कितने हैं स्टेप? 3 स्टेप। 3 स्टेप दैट कॉज प्रोटॉन दैट क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्या करता है? बनाता है। सबसे पहला स्टेप अगर तुमसे पूछ ले तो क्या होगा? वाटर की स्प्लिटिंग होगी। क्या होगा भैया? वाटर की स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग। अब तुमसे पूछ ले वाटर की स्प्लिटिंग कहां होती है? आउटसाइड द मेम्ब्रेन कि इनसाइड द मेम्ब्रेन? तो इनसाइड द मेम्ब्रेन लिखोगे। इनसाइड द कौन सा मेम्ब्रेन? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ये याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, इनसाइड द मेम्ब्रेन लगातार वाटर टूट रहा है, तो लगातार हाइड्रोजन बाहर तो निकल नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन तो चला जा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन कह दो, हाइड्रोजन नहीं भैया, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? या हाइड्रोजन आयन बोल दो, हाइड्रोजन आयन। ये क्या होगा? एक्यूमुलेट होता जाएगा, एक्यूमुलेट, इकट्ठा होता जाएगा। कहां? इनसाइड ल्यूमेन, ल्यूमेन में इकट्ठा होता जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है? पहला स्टेप देखो, H+ क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। दूसरा स्टेप देखो, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने का, B लिख करके लिखा होगा। कह रहा है एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या होता है? प्रोटॉन को पंप कर दिया जाता है। पंप मतलब अंदर भेज दिया जाता है। प्रोटॉन हमारे एनसीईआरटी में लिखा होगा ट्रांसपोर्टेड, लेकिन हम लिखेंगे पम्प्ड, पम्प्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पार, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। चलो
कहने का मतलब है पंप कर दिया जाता है, मतलब पंप किसका बना होता है, प्रोटीन, और उसकी पंपिंग हो रही है हाइड्रोजन की, मतलब यहां पर एनर्जी लगेगा। चैनल और पंप में अंतर क्या होता है, सुनो, जब हमने तुम्हें बताया था नर्व इंपल्स कंडक्शन, तो वहां भी आया था चैनल, वहां भी आया था पंप। जैसे वहां मान लो सोडियम चैनल आया था, क्या आया था, सोडियम चैनल, और एक था सोडियम पोटेशियम पंप था, क्या था, सोडियम पोटेशियम पंप था, सोडियम पोटेशियम पंप हमने बताया था। हमने बोला था यहां क्या होता है, यहां मॉलिक्यूल पंप, चैनल और पंप में अंतर, यहां हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई चीज आता है, और ये जो होता है ये क्या करता है, देखो यहां से ये मान लो हमने चैनल लगा दिया, यहां से सरक के यहां चले आए, एक ये है चैनल। पंप क्या होता है, पंप देखो यहां हमने क्या बताया था, यहां के लिए क्या बताया था, पंप क्या होता है, देखो ये मॉलिक्यूल पकड़ा और ये देखो ऐसे घूम गया, इसमें सरक के नहीं जा रहे, इसमें देखो ऐसे इधर हो। तो कहने का मतलब बेसिक डिफरेंस जो याद रख लेना, चैनल में जो होता है ये हाई कॉन्सेंट्रेट, इसमें एनर्जी नहीं लगती है, और पंप में क्या होता है, पंपिंग करने में क्या होता है, एनर्जी लगती है। तो मेम्ब्रेन में दोनों पाया जाता है, आयन चैनल भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है, पंप भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि एनर्जी यूज किया जाएगा, एनर्जी यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पार प्रोटॉन को भेजने के लिए एनर्जी का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो तीसरा स्टेप, तो भैया बताओ, देखो प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहा है, वाटर टूटने से एक्यूमुलेट हो रहा है, और बाहर से भी आ रहा है तब भी एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यहां प्रोटॉन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। अब क्या होगा, अच्छा कहां से आ रहा है, स्ट्रोमा से, तो स्ट्रोमा में क्या होगा, कम होगा। तीसरा NADP रेडक्टेज, NADP जो रेडक्टेज होता है ये क्या करता है, इसमें जो NADP रेडक्टेज जो होता है ये क्या करता है, NADP प्लस को किस में कन्वर्ट कर देता है, NADPH में कन्वर्ट कर देता है। और इसके लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ ही गया, और इसको स्ट्रोमा से क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन, क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन। तो लिख सकते हैं इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए प्रोटॉन नेसेसरी है कि नहीं है, नेसेसरी मतलब जरूरी है कि नहीं है। तो देखो अब प्रोटॉन यहां से उठा के, पहली बात तो ये अंदर आ रहे हैं, दूसरी बात यहां से उठा के यूज कर ले रहे हैं। अब क्या होगा, वहां से उठा के यूज कर रहे हैं तो दो तरीके से घट रहा है, एक तरीका क्या है, अंदर आ रहा है, दूसरा तरीका इसका यूज हो रहा है। तो अब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा कि नहीं, पहला तरीका वाटर स्प्लिटिंग होगा तो अंदर हाइड्रोजन प्रोटॉन बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा। दूसरा तरीका जब इलेक्ट्रॉन पास कर रहा होगा तो हाइड्रोजन आयन या पंप या प्रोटॉन का क्या होगा, पंप करेगा अंदर की तरफ, तब भी बढ़ा। तीसरा तरीका NADP प्लस कन्वर्ट हो रहा है NADPH में, तो वहां से बाहर से भी हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो यहाँ कम हो रहा है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आयन कम हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बन गया। अब हम लिख सकते हैं इतना करने के बाद क्या हुआ, स्ट्रोमा में अगर तुमसे पूछ ले, हम बोल दिए लेकिन लिख दें, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम हो रहा है, खत्म नहीं भैया सॉरी, कम हो रहा है। इसके दो रीजन अगर तुमसे पूछ ले तो पहला बताएंगे, पहला रीजन यूज्ड बाई NADP प्लस, कह दो NADP प्लस या NADPS बनाने के लिए यूज कर दिया जाता है। दूसरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है हाइड्रोजन का अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसके बाद हम तुमसे पूछ लें ल्यूमेन में, देखो भैया एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से, हमें NCERT का कंटेंट भी नहीं छोड़ते हो, पढ़ा भी देते हैं, समझ रहे हो ना, इतना ही पढ़ाना बहुत था। लेकिन क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा बताओ क्या क्या हुआ और इतना याद रहेगा, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछेगा ना, क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा। ये डायग्राम बना लेना से थोड़ी ना हो गया सब कुछ, क्वेश्चन कंटेंट से उठाएगा ना, तो कंटेंट पूरा समझना जरूरी है। पूरा डायग्राम हमने समझ लिया, हमें टेम्परेरी याद भी हो गया, लेकिन वो टेम्परेरी अगर कंटेंट ये नहीं रहा, बार बार समझाते हैं हम सब, जिस दिन समझ जाओगे उस दिन बहुत बेहतर हो जाएगा। ये देखो ल्यूमेन में हमने बोला हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है,
तो बढ़ने के दो रीजन बता दो। तो पहला रीजन है उस पंपिंग हो रहा है किसका, वो कहां से आ रहा है, कम फ्रॉम स्ट्रोमा से आ रहा है, हाइड्रोजन अंदर तो बढ़ रहा है। और दूसरा तरीका है वाटर स्प्लिटिंग। दूसरा तरीका क्या है भैया, वाटर स्प्लिटिंग। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो दो तरीका है ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन बढ़ने का और हाइड्रोजन आयन घटने का स्ट्रोमा में, दो तरीका हमने तुम्हें बता दिया। अब बताओ कुल मिला जुला के तुम्हें क्या दिख रहा है, इधर देखो, इसके नीचे ही तुम लिखना। देखो क्या दिख रहा है, हमें तो ये दिख रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा पाया जा रहा है, हम लिख सकते हैं विद इन क्लोरोप्लास्ट। ये कहां हो रहा है, विद इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, विद इन क्लोरोप्लास्ट। हम देख पा रहे हैं जैसा कि स्ट्रोमा में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये एरो नीचे की तरफ है। और ल्यूमेन में क्या हो रहा है, ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब बताओ इंक्रीज हो गया, यहां कम यहां ज्यादा, तो दोनों के बीच में अब एक ग्रेडियंट डिफरेंस बना कि नहीं बना। तो यहां कह सकते हैं भैया प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्ड बन गया है। सर इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का हम करें क्या, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का हम करें क्या। तो भैया रुको, हम बता रहे हैं इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या करेंगे। चलो अक्रॉस द प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्ड हो गया अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आर पार, समझ रहे हो ना। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या करेंगे हम, तो उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि अब अच्छा बताओ, हमें मेम्ब्रेन का काम पता चल गया, मेम्ब्रेन चाहिए हमें, उसके बाद प्रोटॉन चाहिए, पंप चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, पंप चाहिए, उसके बाद चैनल चाहिए। पंप यहां पता चल गया, चैनल अभी पता चल जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो ये भी हमने देख लिया प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये एटीपी सिंथेज भी हमें चाहिए क्योंकि एटीपी बनाना है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। बताओ स्टेप बताओ, प्रोटॉन ग्रेडियंट का स्टेप बताओ, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने का स्टेप। पहला है वाटर स्प्लिटिंग कर दो, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा तो प्रोटॉन का पंप कर दिया जाएगा मेम्ब्रेन के आर पार, और ये पंप करने में लगेगा एनर्जी। अच्छा पंपिंग कहां से हो रही है, कुछ बुक में लिखा है ये पीक्यू से पंपिंग हो रही, नहीं, पीक्यू से हाइड्रोजन आ रहा है और साइटोक्रोम B6 से हाइड्रोजन जा रहा है। बाहर से हाइड्रोजन लाने कौन काम कर रहा है, प्लास्टोक्यूनन, और अंदर भेजने काम कौन कर रहा है, साइटोक्रोम B6 FNCRT में सीधा बना हुआ है। चलो अब देखना तीसरा तरीका बताओ ग्रेडियंट का। प्रोटॉन जो होता है हमें पता है नेसेसरी होता है रिडक्शन के लिए NAD+ का, किस NADP+ का NADPH में, तो वहां से भी प्रोटॉन क्या हो गया, बाहर घट गया। तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन घटने के दो तरीके, NADPH का बनना और उसके बाद बाहर से अंदर आना। ल्यूमेन में बढ़ने के दो तरीके, अंदर आना हाइड्रोजन का और वाटर स्प्लिटिंग। क्या आना, वाटर स्प्लिटिंग। हमने बताया क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब क्या हो गया, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन क्या हो गया, कम, स्ट्रोमा मतलब बाहर कम हो गया है, और इसमें क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। कहाँ, ल्यूमेन में ज्यादा हो गया है। तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस हो गया, उसे बोलेंगे। और किसका डिफरेंस हुआ है, प्रोटॉन का डिफरेंस हुआ है, उसे बोलेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब देखना इसको हम एक बार चलो इतनी बात समझ गए कि नहीं। अगर हम आगे बात करते हैं तो अब हमारा टॉपिक है एटीपी। सब कुछ हम समझ गए, दो चीजें अभी समझना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना क्यों है, चैनल कहां यूज होगा, एटीपी सिंथेटेज का कैसे यूज है। तो देखो अब अगला टॉपिक है हमारा एटीपी सिंथेज। हमारे मुंह से सिंथेटेज निकल जा रहा है, लेकिन लिखा क्या एनसीईआरटी में, एटीपी सिंथेज। चलो देखना, एटीपी सिंथेज जो होता है दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो पार्टिकल का नाम है
CF0 और CFN। C ये कहां पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट। तो C मतलब क्लोरोप्लास्ट मान सकते हैं। CF0 और CF1 दो ऐसे पार्टिकल होते हैं जिससे मिलकर क्या बना है? एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज में भैया क्या पाया जा रहा है? दो पार्टिकल, एक है CF0 और एक है CF1। CF0 जो होता है ये धसा होता है कहां? ये धसा होता है थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में। कहां धसा होता है? थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में धसा होता है। तो हम लिख सकते हैं एम्बेडेड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है? धसा होता है। और ये बनाता है, देखो हाइड्रोजन जो है वो इम्परमिएबल है, बाहर अपने आप नहीं निकल सकता, अपने आप नहीं निकल सकता क्योंकि ये मेम्ब्रेन जाने ही नहीं देगा, अपने आप निकल नहीं सकता। तो इसकी मजबूरी, अभी कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो यहां होता है, सहारे के लिए होता है ये चैनल। और ये चैनल कौन बना रहा है? CF0। कौन बना रहा है? CF0। CF0 क्या होता है? ये क्या बना देता है? फॉर्म ट्रांसपोर्ट चैनल। ट्रांसपोर्ट चैनल। अब ये चैनल बना दिया, ये चैनल क्या कर देगा? इसी के द्वारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसी के द्वारा क्या होगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये फैसिलिटी दे दिया, फैसिलिटेट सुविधा कर दिया किसमें? प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट में। प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पार। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब CF1 क्या करेगा? CF1 जो होता है ये बाहर निकला होता है। ये क्या होता है? बाहर निकला होता है। देखो कहां? स्ट्रोमा साइड होता है। कहां होता है? स्ट्रोमा साइड। तो हमारी एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा प्रोट्रूड, मतलब होता है बाहर निकलना। प्रोट्रूड फ्रॉम, प्रोट्रूड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। जो किसको फेस कर रहा है? स्ट्रोमा को फेस कर रहा है। फेस स्ट्रोमा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब दोनों का काम क्या है? सुनो, यहां है हाइड्रोजन बहुत ज्यादा। अब हम सब कुछ मिटा दे रहे हैं, अपने काम की बातें छोड़ रहे हैं। CF1 क्या है? CF1 यहां है हाइड्रोजन ज्यादा। हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो निकलने की कोशिश करेगा। निकलने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। और निकल सकता नहीं है। और यहां क्या है? हाइड्रोजन कम। तो जो हाइड्रोजन क्या करेगा? निकलने के लिए लगाएगा एनर्जी, बहुत एनर्जी के साथ निकलेगा। क्या होगा? क्योंकि यहां हाइड्रोजन है ज्यादा और यहां हाइड्रोजन, अरे भैया तुम ऐसे समझ लो, मान लो एक गेट है, ये गेट के बाहर 100 लोग खड़े हैं और गेट के यहां 2 लोग खड़े हैं। तो जितने लोग, मतलब ये गेट है, ये क्या है? गेट। इसके बाहर 100 लोग खड़े हैं और इसके बाहर 2 लोग खड़े हैं या 5 लोग खड़े हैं। तो ये गेट जब खुलेगा तो लोग बहुत तेजी से आएंगे कि नहीं? एनर्जी के साथ आएंगे कि नहीं? क्योंकि इधर क्या है? इधर लोग ज्यादा और इधर लोग कम है। समझ गए? अगर यहां 500 लोग कर दे और तेज एनर्जी से आएंगे। बात को समझ रहे हो ना? तो यहां क्या हुआ? हाइड्रोजन ज्यादा हुआ तो बहुत तेजी से देखो ऐसे बहुत तेजी से ये क्या होगा? बाहर की तरफ चैनल के माध्यम से निकलेगा। तो बताओ, अभी यहां ग्रेडियंट जो था, यहां तो 10x था मान लो था और यहां 2x। हाइड्रोजन का आयन का जो कंटेंट था हमने मान लिया 10x था, मान लो 100x था। चलो 100x था, यहां 5x ले लिया। अब बताओ, जैसे ये हाइड्रोजन एनर्जी के साथ बाहर आएंगे, तो एनर्जी के साथ बाहर आएंगे तो ये ग्रेडियंट टूटेगा कि नहीं टूटेगा? देखो अब यहां बाहर आ गया, मान लो 10x और बाहर आ गया तो यहां हो गया 15x, यहां क्या हो गया 90x। तो अभी तक ग्रेडियंट क्या था? 95x का ग्रेडियंट था। अब यहां, अरे मैथ कहीं भैया कंफ्यूज ना हो जाओ, मैथ लगा दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक से बल्कि एक है ना। बाहर 5x था और यहां अभी ग्रेडियंट कितना है? 95x, 95x। अब हमने कहा 10x यहां से और निकल गया तो माइनस कर दो, 90x हो गया। और 10x यहां पर क्या हो गया? ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया? 15। अब 90 और 15, 90 और 15। अब ग्रेडियंट कितना बचा? अब ग्रेडियंट कितना बचा? 75 बचा कि नहीं बचा? क्योंकि 90 में से अगर 15 निकालोगे तो क्या होगा?
75 बचेगा। अब 75, तो ये ग्रेडियंट पहले था 95x, अब ये ग्रेडियंट टूटा कि नहीं टूटा? क्यों टूटा? क्योंकि प्रोटॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट। तो जब ब्रेक डाउन दिस ग्रेडियंट, क्या होगा भैया? ब्रेक डाउन ऑफ दिस मतलब क्या? वो जो ग्रेडियंट बना था, ग्रेडियंट, जब हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट होगा बहुत एनर्जी के साथ होगा, क्योंकि यहां एक्यूमुलेट ज्यादा हुए, यहां कम है, बहुत एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, तो कुछ एनर्जी क्या होगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज। तो हम क्या कह सकते हैं? ये क्या कर रहा? हमें एनर्जी दे रहा, प्रोवाइड एनर्जी। अब जानते हो ये है एटीपी सिंथेसिस। जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये क्या हो जाता है? ये एक्टिवेट कर देता है, ये एनर्जी एक्टिवेट कर देता है एटीपी सिंथेस को। किसको? एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस, जैसे ये एनर्जी इसको मिला, एटीपी सिंथेस क्या हो गया? एटीपी सिंथेस क्या हो गया? एक्टिव हो गया। क्या हो गया भैया? एटीपी सिंथेस क्या हो गया? एक्टिव हो गया। मतलब सो रहा था अभी जग गया, समझ लो। एटीपी एक्टिवेट कर देगा एटीपी सिंथेस। ये एटीपी सिंथेस जैसे एक्टिव हुआ तुरंत होगा इस, देखो ये चैनल से जैसे ही हाइड्रोजन निकला, एटीपी हाइड्रोजन निकलना मतलब हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कुछ एनर्जी इसने लॉस किया। तो जो एनर्जी लॉस किया, ये एटीपी सिंथेस क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब एक्टिव हो गया, ये एटीपी सिंथेज क्या होगा? ये जो होता अंदर जो है वो फिक्स है और ये हिलता डुलता रहता है। ये क्या है? हिलता डुलता रहता है। तो इसमें आया कन्फर्मेशनल चेंज। क्या आया? कन्फर्मेशनल चेंज। तो लिख सकते हैं इसके बाद क्या होगा? एक्टिवेट हो गया एटीपी सिंथेज, एक्टिवेट हो गया तो क्या कराएगा? कन्फर्मेशनल। अभी पूरा समझाएंगे, अभी टेंशन ना लेना अगर नहीं समझ में आएगा। कन्फर्मेशनल चेंज इन CF1। CF1 में कन्फर्मेशनल चेंज हुआ और उसको पता लग गया कि हमें इस एनर्जी जो लॉस हुआ है यहां से, उसका यूज करके हमें क्या बनाना है? हमें ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर देना है? ATP। तो कन्फर्मेशनल चेंज हो गया CF1 में और क्या हो जाएगा? ATP फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया भैया? एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। सुनना, इस बात को सुनना आराम से। इस बात को हमने क्या बोला? जो सुनना फिर से एक बार, हमने क्या बोला? यहां हाइड्रोजन ज्यादा और यहां हाइड्रोजन कम। तो हाइड्रोजन आयन कहने के मतलब है हाइड्रोजन आयन, मुंह से निकल नहीं रहा, मुंह तोड़ने मन कर रहा अपना। इधर देखना, यहां हाइड्रोजन ज्यादा और यहां हाइड्रोजन कम आयन। यहां से क्या होगा? हाइड्रोजन आयन एनर्जी के साथ जाएगा। एनर्जी के साथ जब निकलेगा तो यहां क्या होगा? एनर्जी के साथ जब निकलेगा तो यहां कुछ एनर्जी क्या करेगा? वो लॉस करेगा और वो एनर्जी लॉस एटीपी सिंथेज को क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। ये तो कुछ नहीं करेगा। ये क्या होगा? जैसे एटीपी सिंथेज एक्टिव होगा, इसमें होगा कन्फर्मेशनल चेंज। क्या होगा? कन्फर्मेशनल चेंज। और ये कन्फर्मेशनल चेंज इसी एनर्जी जो लॉस हुआ है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड हुआ है, ये एनर्जी जो लॉस हुआ, इसी को पकड़ के, एनर्जी को पकड़ के ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ATP में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा भैया? ATP में कन्वर्ट कर देगा। एक बार सोचो पूरा, तब तक पानी पी ले हम। यार समझ गए कि नहीं? यार समझ गए ना? बताओ, एटीपी सिंथेज के कितने पार्ट? 2। CF1, CF0 और CF1। CF1 क्या होता है? धसा होता है थाइलेकोइड में। CF0 क्या होता है? धसा होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। CF1 क्या होता है? बाहर की तरफ निकला होता है, स्ट्रोमा को फेस करता है। अच्छा तुमसे पूछ ले, कन्फर्मेशनल चेंज किसमें हुआ? CF1 में हुआ। ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम कौन कर रहा है? CF0 कर रहा है। कौन कर रहा है भैया? CF0 कर रहा है। उसके बाद तुमसे पूछ ले कि ये बताओ कि एटीपी सिंथेज कब एक्टिवेट होगा? जब ये ग्रेडियंट टूटेगा। जब ये ग्रेडियंट क्या होगा? टूटेगा तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये एनर्जी एक्टिवेट कर देगा एटीपी सिंथेज। मतलब ये सो रहा था, जग गया तो कन्फर्मेशनल चेंज हुआ CF0 में। किसमें हुआ? CF0। और CF0 एनर्जी जो लॉस हुआ उसको पकड़ेगा
उसको उसका यूज करके एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा एटीपी में। तो ऐसे बना क्या, एटीपी। क्या बना भैया ऐसे, एटीपी। अब देखना ये तो हो गया, और इसी को क्या बोला हमने, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब एटीपी एनएडीपी कहां यूज हो जाएगा, एटीपी तो तुरंत यूज हो जाएगा किसमें, बायोसिंथेटिक, दोनों यूज हो जाएगा डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बन गया, अभी हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, डार्क रिएक्शन अभी कहां स्टार्ट हुआ, डार्क रिएक्शन मतलब CO2 को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में। इतनी बात एकदम क्लियर है। एक बात और देखना, इस बात को हम मिटा दे रहे हैं भैया हमने पूरी अपनी जान लगा दी समझाने में। ऑफलाइन में थोड़ा चेहरा देख के देखो, पता चलता है ना कि समझ में आया कि नहीं आया। हर दिन एक जैसा नहीं होता, टीचर का मूड हमेशा एक जैसा नहीं होता। तो देखने का, कहने का मतलब है चेहरा देख के समझ में आता है। चेहरा जब बना कुछ उल्टा सीधा तो समझ लो नहीं आया, अगर सही बन गया तो आ गया। तो यहाँ से समझ फील नहीं आता ना कि तुम्हें आया कि नहीं आया, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी सब कुछ खत्म हो, जल्दी से ऑफलाइन क्लास चले और जल्दी से फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो उसी लय में। चलो भैया हमने अपने तरीके से पूरी तरीके से कोशिश की है यार, लेकिन हम थोड़ा पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा इसलिए कि तुम्हारा चेहरा नहीं देख। अच्छा ये भैया प्लांट फिजियोलॉजी का अच्छा टॉपिक माना जाता है, ये समझ रहे हो ना। चलो नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, और नहीं आएगा तो फिर हमसे फ़ोन करके पूछना, चाहे जैसे वीडियो कॉल करके पूछना, चाहे जैसे करके पूछना, मतलब पूछ लेना। चलो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ने से पहले मुँह पूछ लें, थोड़ा सा और बढ़ेंगे, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने तुम्हें एक चीज बताया था। अच्छा अब तुम एक चीज बता सकते हो, अब तुम एक चीज बता सकते हो कि एटीपी का सिंथेसिस होना। देखो अब यहाँ चैनल का भी हमने क्या बताया था, केमी ऑस्मोटिक में क्या क्या जरूरत पड़ेगा, मेम्ब्रेन देख लिया, मेम्ब्रेन का जरूरत। उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगा, प्रोटॉन पंप देख लिया, प्रोटॉन चैनल भी देख लिया, ये प्रोटॉन चैनल CF0 इसको भी देख लिया। उसके बाद किसका जरूरत पड़ेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। भैया एटीपी सिंथेसिस को हम लिंक्ड जोड़ सकते हैं किसके साथ, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं होगा तो ग्रेडियंट टूटेगा नहीं, तो एनर्जी नहीं निकलेगा, तो एनर्जी का यूज करके तुम एटीपी कैसे बनाओगे। तो हम कह सकते हैं एटीपी सिंथेसिस को हम जोड़ सकते हैं, एटीपी सिंथेसिस लिंक्ड विथ डेवलपमेंट ऑफ किसका डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट से हम जोड़ सकते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं। अब भाइयों इस बात को समझना कि ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की ही बात नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में तो बनता ही बनता है, ये जानते हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनता है। जहां जहां तुम्हें एटीपी फॉर्मेशन करना पड़ेगा वहां वहां तुम्हें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। अभी हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा, कहां, यहां पढ़ा ना, क्लोरोप्लास्ट में अभी पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पायरेशन। यहां रेस्पायरेशन के दौरान एटीपी बनता है। इतनी बात एकदम समझ में आई। चलो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और दोनों में केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें लगाना पड़ेगा। जहां जहां प्रोटॉन ग्रेडियंट बना के एटीपी बनाएंगे, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो अभी एक बार हमें केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहां पढ़ना है, रेस्पायरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखना वहां पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, यही पढ़ा दिए जो डिटेल में पढ़ाए हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। देखना वो प्रोटॉन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सुनना। इसमें जो प्रोटॉन होता है वो एक्यूमुलेट होता है किसमें, देखो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और तुमने सुना होगा ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, बीच बीच में उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, सृष्टि नहीं क्रिस्टी। चलो ये देखना, और ये होता है दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस। तो प्रोटॉन जो होता है इसी में एक्यूमुलेट होता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। तो प्रोटॉन कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, इंटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मतलब बीच में, मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन, स्पेस मतलब स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में कौन एक्यूमुलेट हो रहा है, प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहा है।
इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो उसके बाद इसमें जो होता है प्रोटॉन एक्यूमुलेट होता है इनसाइड द थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड को कुछ ज्यादा ही बोल दे रहे हैं क्या, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। देखो भैया इसमें तो एक ही मेम्ब्रेन होता है तो इंटर मेम्ब्रेनस की कोई बात ही नहीं हुई, तो यहाँ प्रोटॉन कहाँ एक्यूमुलेट हुआ था, इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इतनी बात एकदम क्लियर है। वीडियो कितना बड़ा बन गया देखें भैया। चलो अभी कुछ नहीं बना है वीडियो, अब आज ये भी पढ़ा देते हैं कि कैसे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ है तो ये भी हम बात कर लेते हैं इस पे कि आखिर में ये जो पहले छोड़ो वो बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि इतनी बातें समझ में आई क्या? एक बार मैं इसको रिपीट कर सकता हूं? चलो एक बार मैं इसको मिटा के उसके बाद रिपीट कर देता हूं पूरा जो हमने पढ़ा। उसके बाद एटीपी सिंथेसिस जो होता है वो किसके साथ जोड़ सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना ही एटीपी सिंथेसिस कह सकते हैं। उसके बाद जो होता है इसमें जो होता है क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी सिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, इसमें रेस्पिरेशन के द्वारा होता है। उसके बाद जो होता है इसमें जो होता है इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रोटॉन एक्यूमुलेट होता है, रेस्पिरेशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। चलो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है ये जो एटीपी बना है, ये जो एटीपी और एनएडीपीएच बना है वो क्या होगा। देखो एनसीईआरटी में क्या टॉपिक है, वेयर और कहां यूज्ड होगा। तो अगला टॉपिक हम डाल दे रहे हैं, उसके बाद पूरा एक बार रिवाइज करा रहे हैं। वेयर और एटीपी एंड NADPH यूज्ड, कहां पर एटीपी और NADPH का यूज हो रहा है। चलो तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरा क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया, रिवाइज कर लेते हैं। चलो रिवाइज कर रहे हैं। हमने बोला कि पूरा क्या रिवाइज करना है, केमी ऑस्मोटिक रिवाइज कर लेते हैं। केमी ऑस्मोटिक देने वाले साइंटिस्ट का नाम मिचेल था। क्या था, मिचेल था। उसके बाद उससे माइकल भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो तुम, मिचेल था। उसके बाद जो होता है इन्होंने ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करना चाहती कि आखिर में फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। इसमें फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं, इसमें जो होता है एटीपी फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन लाइट रिएक्शन है उसमें एटीपी बनता कैसे है। उसके बाद हमने बताया कि ये जो होता है इसमें 4 चीजें रिक्वायरमेंट है। मूवमेंट ऑफ आयन होगा, आयन मतलब क्या होगा, H+ होगा। आयन में किसका मूवमेंट होगा, हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट होगा। उसके बाद हमने बताया इसमें किसकी जरूरत है, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन चैनल चाहिए और क्या चाहिए, एटीपी सिंथेज चाहिए। हमने बोला ये जो पीएस सेकंड होगा, पीएस सेकंड वाटर स्प्लिटिंग हुआ होगा, वाटर स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पीएस सेकंड को मिलेगा, पीएस सेकंड पे लाइट गिरेगी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, एमिट करे, बाहर जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर तो स्ट्रोमा साइड आउटसाइड द मेम्ब्रेन पाया जाता है। उसके बाद जो होता है उसके बाद वो जो होगा प्लास्टोक्यूनन को देगा। प्लास्टोक्यूनन हाइड्रोजन कैरियर है, 2 इलेक्ट्रॉन पाकर क्या कर लेगा, वो 2 हाइड्रोजन बाहर से खींच लेगा। उसके बाद ये जाएगा साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 कहेगा भैया हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन नहीं चाहिए। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा, फेंक देगा। प्रोटॉन को क्या कर देगा, फेंक देगा अंदर की तरफ, स्ट्रोमा से अंदर की तरफ। तो स्ट्रोमा में अब हाइड्रोजन बढ़ा और वाटर स्प्लिटिंग के कारण भी हाइड्रोजन आयन बढ़ा। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम एक नंबर के क्या बताएं, मतलब हमारे मुंह से निकल नहीं रहा है प्रोटॉन, हाइड्रोजन ही निकल जा रहा है। चलो उसके बाद हमने क्या बताया, कि ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। प्लास्टोसाइनिन से गया पीएस सेकंड के पास, पीएस फर्स्ट के पास गया, पीएस फर्स्ट पे लाइट गिरा और लाइट गिरा तो यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकला और 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हुआ भैया, वो कहां गया, FeS कह सकते हैं। FeS छोड़ दो, अगर तुम्हें नहीं पता तो सीधा फेरेडॉक्सिन जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है, फेरेडॉक्सिन। और उसके बाद गया फ्लेवोप्रोटीन फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज मतलब FNR के पास गया। वो FNR क्या करेगा, H+ का इलेक्ट्रॉन तो पाया और स्ट्रोमा से H+ लेगा और क्या बना देगा, NADPH बना देगा। देखो बाहर अब स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन घटा और ल्यूमेन में हाइड्रोजन बढ़ा। हाइड्रोजन आयन मतलब कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ा और दोनों के बीच में क्या डेवलप हुआ, ग्रेडियंट डेवलप हुआ और इसी को बोलेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगा, ये CF0 जो होता है एटीपी सिंथेज का रोल आया है यहाँ पर। एटीपी सिंथेज क्या करेगा, 2 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, CF0 और CF1। CF0 जो होता है मेम्ब्रेन में धंसा होता है। उसके बाद जो होता है ये चैनल बनाता है जिसके द्वारा प्रोटॉन का मूवमेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं CF1 क्या होता है, ये बाहर की तरफ होता है। उसके बाद प्रोट्रूड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होता है, ये स्ट्रोमा साइड को फेस करता है। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है तो प्रोवाइड हमें करता है एनफ एनर्जी, इतना एनर्जी प्रोवाइड करता है कि उस एनर्जी का यूज करके CF0 उस एनर्जी से CF0
में क्या होता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होने के बाद क्या होता है, वो क्या होता है वहां पर उस ये जो होगा CF0 क्या करता है, एनर्जी जो लॉस हुई है, हाइड्रोजन जब निकलेगा एनर्जी लॉस करेगा, उस एनर्जी का यूज करके क्या बना देगा, ATP प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ATP में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा भैया, ATP में कन्वर्ट कर देगा। अब चलो थोड़ी देर बात कर लेते हैं कि ये जो ATP और NADPH बना है वो कहां यूज होता है। तो इससे पहले बताओ, ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितने रिएक्शन चाहिए। एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरे को हम इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, दूसरे को हमने कार्बन रिएक्शन बोला था या डार्क रिएक्शन, या आज एक नाम दे रहे हैं बायो, उस समय बोला था लिखा नहीं था, बायोसिंथेटिक रिएक्शन या डार्क रिएक्शन बोल सकते हैं, जो कहां चलता है, स्ट्रोमा में चलता है। कहां चलता है, स्ट्रोमा में चलता है। चलो लाइट रिएक्शन से जो ATP और लाइट रिएक्शन का पहली बात प्रोडक्ट क्या है, लाइट रिएक्शन के दौरान हमने क्या प्रोडक्ट बनाया है, तो हम बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो है ATP प्लस NADPH प्लस और कोई प्रोडक्ट है का, हाँ भैया सुनो तो, ऑक्सीजन भी तो निकलेगा, ऑक्सीजन भी तो लगातार, एक बार H2O टूटेगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा, अकेली ऑक्सीजन, फिर दोनों मिलकर क्या बना लिए O2, ये O2 बाहर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, डिफ्यूज होके बाहर हो जाएगा। तो O2 का क्या होगा भैया, डिफ्यूज आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और इन्वायरमेंट में आ जाएगा, तभी तो O2 निकलता है ना। चलो क्लोरोप्लास्ट से बाहर, तो O2 का मतलब समझ में आ गया, वो बाहर निकल गया। ये ATP और NADPH का यूज्ड हो जाएगा बायोसिंथेटिक रिएक्शन में। किसमें यूज होगा, बायोसिंथेटिक क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहां पर ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो इसे बोलेंगे क्या, बायोसिंथेटिक। CO2 किसमें कन्वर्ट हो गया भैया, शुगर में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब हमने तुम्हें एक बात बोला था जब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ाया था, हमने बोला था ये जो लाइट रिएक्शन होता है वो जो होता है डायरेक्टली डिपेंड होता है किस पे, फिर नहीं लिखेंगे हम, ये मत समझना, यहां भी लिखेंगे, क्योंकि नीट एक बार देना है, समझ रहे हो ना, उसमें बार बार वो नहीं पूछेगा कि ये इस चैप्टर से, वो एक ही बार क्वेश्चन पूछेगा, तो बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो हमने कहा लाइट रिएक्शन डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली डिपेंड होते हैं लाइट पे, लेकिन डार्क रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं होता है, लेकिन हमने बोला था कि लाइट के प्रोडक्ट पे क्या होता है, डिपेंड होता है, लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है। तो अगर लाइट नहीं तो लाइट का प्रोडक्ट नहीं, तो डार्क रिएक्शन नहीं। ये कैसे हम कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन पे ये डिपेंड करता है, बायोसिंथेटिक या डार्क रिएक्शन, तो इसको वेरीफाइड किया गया इस तरीके से, सुनना, बहुत सिंपल तरीके से इसे वेरीफाइड किया गया। मान लो ये एक गमला था, क्या था, लगेगा नहीं कि गमला है, लेकिन हम बना दे रहे हैं भैया, क्योंकि हमारा बनाया हुआ कुछ भी चीज लगता नहीं कि वही है। ये मान लो पत्ती थी, ये तो लग रहा होगा पत्ती, चल ये रूट था, ये गमला था। हमें इसमें देखना था कि लाइट रिएक्शन क्या, लाइट सही में लाइट रिएक्शन को द्वारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो डार्क रिएक्शन उस पे डिपेंड करता है, लाइट के प्रोडक्ट पे। तो हमने क्या किया, इसको एक बार लाइट में रखा, किसमें रखा, लाइट में ये था, मान लो हमने देखा दोनों रिएक्शन चल रहा है। अब हमने क्या चेक करना था कि डार्क रिएक्शन क्या सही में लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, डार्क रिएक्शन क्या सही में लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको अंधेरे में रख दिया, किसमें रख दिया, अंधेरे में। हमने देखा अंधेरा था तो लाइट रिएक्शन बंद हो गया, क्योंकि लाइट मिल नहीं रही थी, और उसके कुछ देर बाद डार्क रिएक्शन भी बंद हो गया। कुछ देर, तुरंत क्यों नहीं बंद हुआ, क्योंकि भैया जो प्रोडक्ट बन गया उसको यूज करेगा ना, तो थोड़ी देर तो चलेगा ही। तो इसका मतलब अगर लाइट रिएक्शन के बंद होने के बाद थोड़ी देर बाद डार्क रिएक्शन भी बंद हो गया, मतलब डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे क्या होता है, डिपेंड करता है। नहीं समझ में आई बात, चलो फिर से सुनो एक बार, देखना। ऐसा है कि हमने कहा लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो यूज कौन करता है,
डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में यूज होता है। हमने कहा इसको वेरीफाइड करो, तो हमने प्लांट को एक बार अंधेरे में रख दिया, तो देखा लाइट रिएक्शन डायरेक्ट लाइट पे डिपेंड है, तो लाइट रिएक्शन तो तुरंत बंद हो गया। उसके थोड़ी देर बाद क्या बंद हो गया? डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये डार्क रिएक्शन कहीं ना कहीं लाइट रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। लाइट रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करा? उसके प्रोडक्ट पे। थोड़ी देर बाद क्यों बंद हुआ, तुरंत क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाया है उसका यूज तब तक कर रहा होगा, और जब प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा फिर नया प्रोडक्ट बन नहीं रहा, फिर क्या हो गया? ये भी बंद हो गया। तुम नहीं मान रहे थे, हमने कहा लो भैया फिर से इसको लाइट में हम रख दिया, देखा फिर लाइट रिएक्शन चालू हुआ, फिर तुरंत पहले लाइट रिएक्शन चालू हुआ, फिर तुरंत डार्क रिएक्शन चालू हो गया। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे क्या होता है? डिपेंड करता है। अब साइंटिस्ट ये पता हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलो एक बात हम लिख रहे हैं, CO2 प्लस H2O क्या बनाता है? शुगर बनाता है कि नहीं बनाता है? तो साइंटिस्ट के अंदर मची चुल, वो पता करना चाह रहे थे कि आखिर में ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे चल रहा है। और ये CO2 जो ग्लूकोज बना रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट तो ग्लूकोज है, लेकिन इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है वो पता लगा रहे थे साइंटिस्ट। हम पढ़ चुके हैं कि CO2 जो होता है प्लस H2O, ये क्या करेगा? CH2O N मतलब तुम कुछ भी लगा दो, 6 लगा दोगे तो 6 12 वो 6 हो जाएगा। चलो उसके बाद हाँ ये है क्या? शुगर बनेगा। अगर 6 जोड़ दो क्या बन जाएगा? शुगर। तो साइंटिस्ट क्या पता लगाना चाह रहे थे? साइंटिस्ट पता लगाना चाह रहे थे कि आखिर में साइंटिस्ट क्या पता लगाना चाह रहे थे भैया? साइंटिस्ट ये पता लगाना चाह रहे थे हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, कैसे ये रिएक्शन चलता है। और दूसरा साइंटिस्ट ये पता लगाना चाह रहे थे व्हाट इज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। ये जो CO2 H2O के साथ फिक्स हो रहा है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। पहले इन्होंने देखा कि भाई फाइनल प्रोडक्ट तो ग्लूकोज ही है, लेकिन ये देखना चाहते थे कि ये पूरी रिएक्शन कैसे चल रही है। उसके बाद ये देखना चाहते थे कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना है। तो देखो भैया एक बार हुआ क्या हो, फर्स्ट प्रोडक्ट बनाना ये देखना चाह रहे थे, तो किसी ना किसी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। तो देखो उस टेक्निक को समझने के लिए इससे पहले एक बात समझना पड़ेगा, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, जब जापान के 2 शहरों पर क्या एटम बम गिराया गया, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर, सर यहां इतिहास कहां चलने लगा? वर्ल्ड वॉर कहां से आ गया? अरे सुनो तो भैया, वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? रेडियो एक्टिविटी का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था भैया। रेडियो एक्टिविटी का गलत तरीके से क्या इस्तेमाल किया गया था? उसको एटम बम के फॉर्म में छोड़ दिया गया था। अब वो इसीलिए वहां अभी रेडियो एक्टिविटी का इतना असर है, वहां हो गया म्यूटेशन। रेडियो एक्टिविटी की वजह से म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन आज भी उनके पीढ़ियों में दिखता। वहां के बच्चे थोड़ा डिसऑर्म्ड पैदा होते हैं, समझ में आए? सही से मतलब कोई लंगड़ा होगा, कोई कुछ होगा, तो अभी भी वहां पर उसका असर है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या किया गया? रेडियो एक्टिविटी का क्या किया गया? गलत यूज किया गया। क्या किया गया था भैया? गलत यूज किया गया था। रेडियो एक्टिविटी का किसी का जान लेने में यूज किया गया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसका बहुत सारे एफर्ट हुए, सेवरल एफर्ट, बहुत सारे एफर्ट किए गए, कोशिश किए गए क्या करने के लिए? बेनिफिशियल यूज करने के लिए, बेनिफिशियल यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो आइसोटोप, आइसोटोप से मतलब क्या होता है? सेम एलिमेंट के कई सारे फॉर्म, जैसे कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 12, ऐसे कई सारे फॉर्म। तो इसका क्या किया गया? बेनिफिशियल यूज किया गया। इस बेनिफिशियल यूज क्यों लिखा गया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसका बहुत बुरी तरीके से, बहुत गंदा यूज किया गया था। किसी की जान लेने में इसका यूज किया गया था। लेकिन भैया बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस रेडियो एक्टिविटी का बेनिफिशियल यूज करने लगे। क्या किस में जुट गए भैया? इसका बेनिफिशियल यूज करने में। और सबसे बड़ा इसमें काम करने वाले सबसे अद्भुत इस फील्ड में काम करने वाले साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन केल्विन। क्या नाम था भैया?
मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन ने क्या किया, मेल्विन कैल्विन नाम का साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने यूज किया रेडियो आइसोटोप। क्या यूज किया, मेल्विन कैल्विन ने क्या यूज किया, यूज्ड कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप्स इन किस पर, एल्गी। ऐसा एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करे, एल्गल फोटोसिंथेसिस। और उस एल्गी का नाम था क्लोरेला। क्या नाम था, क्लोरेला नाम था। इतनी बात एकदम क्लियर है। उन्होंने कहा मान लो ये एक डब्बा लिया, उसमें एल्गी डाल दिया। क्या डाल दिया, एल्गी, मान लो ये क्लोरेला। उसके बाद उसमें उसने जो CO2 डाला वो 14 था। क्या था, 14। CO2 में कार्बन क्या था, 14। अब देखा जो ग्लूकोज बना वो भी क्या बना, उसमें भी जो कार्बन थे 14। तो ये तो हो गया फाइनल प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है अगर CO2 लिए हैं तो यहाँ 14 ही आएगा, मतलब अरे भैया यही वाला तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसका रिडक्शन हो जाता है, क्या बना देता है, ग्लूकोज। हाइड्रोजन इसी में जोड़ दो, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बना देगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद इन्होंने ये यूज किया, क्या, कार्बन 14 यूज किया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किस पर, एल्गल फोटोसिंथेसिस, एल्गी पे यूज किया। उस एल्गी का नाम क्लोरेला था। अब इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने देखा CO2 प्लस H2O को फिक्स कराया और देखा फर्स्ट प्रोडक्ट, और इन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट प्रोडक्ट। वो फर्स्ट प्रोडक्ट था, वो फर्स्ट प्रोडक्ट जो इन्हें मिला उसका वो 3 कार्बन का था। कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का था। और नाम था उसका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम था, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हम सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं 3PGA। PGA का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो 3 कार्बन का एसिड मिला, उस कार्बन का नाम क्या था, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 क्या है, 3 कार्बन। अरे भैया ये पोजीशन बता रहा है फॉस्फेट ग्रुप का। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, तो अब बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात में जुड़ गए कि क्या सभी प्लांट जब CO2 का फिक्स करता है, क्या सभी प्लांट में CO2 फिक्सेशन के बाद फर्स्ट प्रोडक्ट 3PGA होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। ये जानने में सब साइंटिस्ट जुड़ गए और एक्सपेरिमेंट किया वाइड रेंज ऑफ प्लांट, बहुत बड़े पैमाने ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। वाइड रेंज ऑफ प्लांट पे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट, और पाया कि हाँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट है, लेकिन सभी प्लांट में नहीं। जब ढेर सारे प्लांट में इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया अनदर दूसरा प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन का एक और प्रोडक्ट पाया और वो था 4 कार्बन का था। कितने कार्बन का था, 4 कार्बन। उसका नाम दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम दिया, ऑक्सैलो, नाम था उसका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो मतलब कुछ प्लांट में 4 कार्बन के एसिड मिल रहे हैं, कुछ प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिल रहे हैं, 3 कार्बन के। तुम्हें क्या मिल रहे हैं, 4 कार्बन के कुछ प्लांट में मिल रहे हैं एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट के तौर पे, और कुछ प्लांट में 3 कार्बन के। जिन प्लांट में 3 कार्बन के प्रोडक्ट मिले उनका नाम दिया गया C3 साइकिल। क्या नाम दिया गया, C3 साइकिल या C3 पाथवे। और जिन प्लांट में 4 कार्बन का प्रोडक्ट मिला उन्हें नाम दिया गया C4 पाथवे। क्या नाम दिया गया, C4 पाथवे या C4 साइकिल। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो तो बताओ, एक्सपेरिमेंट किया गया। एक बात बताओ, CO2 प्लस
H2O क्या बनाएगा, ग्लूकोज। साइंटिस्ट क्या जानना चाह रहे थे, कैसे पूरा रिएक्शन चलता है और उसके बाद क्या होता है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ, बहुत सारे कोशिशें की गई बेनिफिशियल यूज करने का, रेडियो आइसोटोप्स का, रेडियो एक्टिविटी का, जिसमें मेल्विन केल्विन का बहुत अद्भुत रोल रहा था। इन्होंने यूज किया था रेडियो आइसोटोप, एल्गल फोटोसिंथेसिस, कौन सा एल्गी था, क्लोरेला था, जिनमें इन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डिस्कवर किया जो 3 कार्बन का एसिड था, जिसका नाम दिया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया ढेर सारे प्लांट पे, ये जानने के लिए कि क्या सभी प्लांट CO2 फिक्स करके पहला प्रोडक्ट अपना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं, तो इसका जवाब हुआ नहीं। कहा कुछ प्लांट जो होते हैं वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं और कुछ प्लांट में दूसरा प्रोडक्ट देखा गया 4 कार्बन का देखा गया, उसे क्या बोलते हैं, 4 कार्बन का प्रोडक्ट देखा गया, उसे क्या बोलते हैं भैया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब उसके नीचे तुम्हें एक और लाइन लिख लेना मेल्विन केल्विन के नीचे। पहला लाइन था फर्स्ट प्रोडक्ट की डिस्कवरी की, दूसरा इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया पूरे साइकिल में। अभी जब हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो पूरा एक साइकिल पढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन होल साइकिल, पूरी साइकिल में, कंप्लीट साइकिल लिख दो, कंप्लीट साइकिल में अपना योगदान दिया। जो साइकिल चल रही थी, अरे जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट बना उसके बाद पूरा रिएक्शन कैसे चलेगा, उस पूरी साइकिल में, अभी ये बात समझ में नहीं आएगी सीधा लिख लेना। इसीलिए उसका नाम दिया गया, उस साइकिल का नाम दिया गया केल्विन साइकिल। क्या नाम दिया गया, केल्विन साइकिल करके एक पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना, केल्विन साइकिल। यहां से स्टार्ट हो गया डार्क रिएक्शन का स्टार्टअप हो गया है, समझ रहे हो ना। तो उसका क्या नाम दिया गया भैया, केल्विन साइकिल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, केल्विन साइकिल। अब CO2 एसिमिलेशन 2 तरीके से हो सकता है, 2 पाथवे हैं CO2 एसिमिलेशन करने के। CO2 से एसिमिलेशन करने से ग्लूकोज बनाने में, CO2 से एसिमिलेशन करने के बनाने के 2 तरीके हैं। एक पाथवे है C3 पाथवे, एक पाथवे है C4 पाथवे। C3 C4 इनका क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इनका फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन के एसिड का था। क्या था इनका फर्स्ट प्रोडक्ट इनका क्या था, प्रोडक्ट 3 कार्बन का एसिड था और इनका फर्स्ट प्रोडक्ट जो था 4 कार्बन का एसिड था। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो कितने पाथवे हमें पढ़ने हैं CO2 से ग्लूकोज बनाने के, 2 पाथवे। एक पाथवे C3 पाथवे, एक पाथवे C4 पाथवे। ये कल हम बात करेंगे बायोसिंथेटिक या डार्क रिएक्शन में। इतनी बात एकदम समझ में आ गई। तो अब यहीं पर रोकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।